Hello everyone. So finally we are done with chapter number 8, that is the cell. Okay. So we've taken a quite long time to complete this chapter because it is very important chapter, as I've already told you people that it is a basic topic. जो पूरी biology है वो खुद ही कहते हैं ना पूरी cell पे based है, ठीक है. तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस और इट वॉज नेसेसरी आई शुड से कि हम इन चीज़ों को क्या करते थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते, ठीक है. तो दैट्स वाई वीव टेकन अ क्वाइट लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट दिस चैप्टर. नाउ फाइनली वीव कंप्लीटेड दिस एंड आई होप आई हैव covered all the things that were necessary or that is included in your course. Okay, and if there's something you guys can give the feedback. Now today we are going to discuss the question and the answers that are present at the or that are given at the end of your NCERT book or of this chapter. Okay. Now the question number 1 is, which of the following is not correct? Okay. तो इन सब में से क्या चीज़ करेक्ट नहीं है, हम जो भी ऑप्शंस हैं ओके हमेशा हम एक एक करके उनको रूल आउट करेंगे. ओके, वन मोर थिंग, जब हम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जाते हैं ना तो बहुत सारे MCQs जो सारे MCQ क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें पता है मोस्टली लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि वो फटाफट करने के चक्कर में कि टाइम बच जाएगा. समटाइम्स पीपल आर सो कॉन्फिडेंट कि उस चक्कर में क्या होता है कि वो फटाफट से जो ऊपर ऑप्शन दिखता है और उनको सही लगता है वो वही मार्क कर देते हैं. हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज चेक ऑल द ऑप्शंस एंड देन वी शुड रूल आउट के कौन सा नहीं होगा, ठीक है. एक एक ऑप्शन को जब हम देखते हैं ना तो हमको सोचना चाहिए कि भाई इसका रीज़न क्या है और अगर ये आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है और आंसर है तो क्यों है, ठीक है. तो वैसे ही वील ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट के कौन सी चीज़ें क्या है क्या नहीं है. ओके, सो नाउ वील स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ओके, इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट नहीं है. द फर्स्ट वन इज रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल. ओके, Robert Brown did not discover the cell. Anton von Leeuwenhoek was the first one to see the cell, to see the living cell. Okay, Robert Brown ने क्या किया था कि उन्होंने तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? He discovered the न्यूक्लियस. ओके, और सेल को किसने देखा था? एंटन वॉन ल्यूवेनहुक. ओके, ये तो रॉन्ग है. नाउ वी नो कि ये वाला रॉन्ग है एंड वी हैव द रीजन ऑल्सो. ओके, फिर भी हम बाकी जो 3 ऑप्शंस है एज आई सेड के वील ऑलवेज डिस्कस दी ऑल द 4 ऑप्शंस, ठीक है, ताकि कोई चूक ना हो. द सेकेंड वन इज स्केल्डन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी विच इज ट्रू. ठीक है, यही 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि सेल थ्योरी को फॉर्म किया था. ओके, श्वान वॉज द जूलॉजिस्ट एंड शेल्डन वॉज द बोटानिस्ट. ठीक है, इन्होंने ही अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में स्टडी की थी अबाउट द प्लांट्स एंड द एनिमल्स रिस्पेक्टिवली एंड देन दे फाउंड आउट कि भाई जो भी प्लांट्स हैं तो वो क्या है, सेल और उसके कंपोनेंट से बने हुए हैं. ठीक है, श्वान ने ये देखा कि जो सेल है उसकी आउटर कवरिंग इज द सेल वॉल. ओके, एंड सेल वॉल इज अ unique character to the plant cells. Okay, whereas in animal cell the cell wall is absent और उसकी outer layer क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, तो सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किसने की थी? इन्होंने ही की थी. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट.
The third one is Virchow explained that cells are formed from pre-existing cells. This is also true. जब हमने सेल थ्योरी पढ़ा था उसी के साथ में हमने पढ़ा था कि सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन हो गई थी, लेकिन वन क्वेश्चन वाज स्टिल देयर कि ये सब तो डिस्कस कर लिया कि भाई सेल से ये बना, सेल से वो बना, लेकिन सेल खुद किससे बना. तो वर्चो ने क्या किया था, एक्सप्लेन कर दिया था कि जो cells हैं they come from pre-existing cell, and he gave or he formulated that one line omnis cellula cellula. ठीक है, all cells from cells. ठीक है. The fourth one तो मतलब क्या हो गया, ये भी correct है. The last one is a unicellular organism carries out its life activities within a single cell. True. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेल्युलर मीन्स वन सेल. ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ वो एक सेल से ही बना है और उसी को हमने ऑर्गेनिज्म बोला है. तो जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मतलब सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, तो हमने ये चीज़ देखी थी कि जो सेल है इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज़ फॉर द लिविंग. ठीक है, जो भी एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए, अ सिंगल सेल इज़ केपेबल टू परफॉर्म ऑल ऑफ देम. तो सिमिलरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल का ऑर्गेनिज्म. तो मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल to carry, you know, the life activities within that particular single cell. So this is also true. Okay, so the only sentence that is wrong in this question is that Robert Brown discovered the cell. No, he did not. He discovered the nucleus. Okay, the second question is new cells generate from. Okay, जो नए cells हैं वो कैसे जनरेट हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, नो. रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स, नो. ठीक है, जो पुराने सेल्स है वो वापस रीजनरेट थोड़ी हो रहे हैं, नहीं ना. तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. नाउ दीज आर द थिंग्स जिसकी मैं बात कर रही थी कि समटाइम्स सम ऑप्शंस आर गिवन जस्ट टू कंफ्यूज यू पीपल, बिकॉज जब हम एग्जामिनेशन प्रेशर में होते हैं हमारे दिमाग में उस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि हाउ आर वी सपोज टू कंप्लीट आर क्वेश्चन पेपर इन दीज 3 hours. कैसे क्या करेंगे, जितना होता है उतना कम टाइम लगाने की कोशिश करते हैं. तो उसी पैनिक, उसी हड़बड़ाहट में या उसी एक्साइटमेंट में ऐसे ऑप्शंस को हम लोग मिक्सअप कर देते हैं. रीजनरेशन ऑफ द ओल्ड सेल्स, कभी कभी क्या होगा कि आप यही ऑप्शन देख के यू विल जस्ट टिक मार्क के भाई यही सही है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है. ठीक है, ओल्ड सेल्स रीजनरेट होके नए सेल्स को नहीं बनाते. ठीक, द थर्ड ऑप्शन इज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यस, वर्चो ने कहा था ओमनिस सेल्युला सेल्युला, which means the new cells arise from the pre-existing cells. Okay, and the last one is abiotic materials, no. Okay, so the C option was correct. Now the third option is match the following. ठीक है, इनको ये सारे स्ट्रक्चर्स कौन सी ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वी आर सपोज टू मैच दीज items or these things. Now the first one is cristae. Okay, what are cristae now? ये क्या थी कि हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सपोज दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ओके, एंड the inner membrane forms some enfoldings or extensions. Okay, so इन extensions को हमने क्या बोला था,
क्रिस्टे, ठीक है. सो दीज आर प्रेजेंट इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. तो ए क्रिस्टे किससे मैच करेगा? इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया से. ओके, द नेक्स्ट वन इज सिस्टर्ने, ठीक है. अब सिस्टर्ने क्या होती है? जब हमने गोल्जी एपरेटस पढ़ा था तो देन वी स्टडीड अबाउट दी डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स. ओके, द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो कि क्या होती है? कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होती है अराउंड दी न्यूक्लियस, ठीक है. And this disc-shaped structures is known as the cisternae. Now these cisternae, we won't discuss it in detail, just the introduction thing. कि ये cisternae, ये disc-shaped structures के क्या होते हैं? दो phases होते हैं. First one was the convex and second one was the concave. Okay? कॉन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं? सिस, और कॉन्केव को हमने क्या बोला था? ट्रांसफेस. ओके, तो ये सिस्टर्नी किस में प्रेजेंट हुई? सिस्टर्नी किस में प्रेजेंट हुई हमारी? इन दी गोल्जी एपरेटस. ओके, द थर्ड स्ट्रक्चर इज दी thylakoids. Now what are thylakoids? These are the membranous sacs. Okay, these are the membrane bound या membranous sac या bag like structures, ठीक है, which are present inside the chloroplast. Okay, plastids हमने डिस्कस किए थे कि plastids are the organelles which are present only inside the plant cells, and उसमें क्या थे? तीन तरह के थे, राइट? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. तो उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है. तो उसमें हमने क्या देखा था कि थाइलेकॉइड क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट. तो दीज आर दी फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्रैक्स इन दी सैक्स इन दी स्ट्रोमा ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट. ओके, ओके. Now the next question is, which of the following is correct? Again we have to choose के अच्छा, first one was which of the following is not correct, and now we are supposed to find out the correct sentence. I would again like to suggest you something कि ये questions भी you should read very carefully कि कहाँ not लिखा है और कहाँ नॉट नहीं लिखा है, ठीक है. उनसे क्या होता है कि पूरा सेंटेंस का मतलब बदल जाता है और हम वही पैनिक एग्ज़ाम के उस चक्कर में क्या कर लेते हैं कि इन चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते और वी इग्नोर इट और फिर कल्याण हो जाता है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगेन वील गो फ्रॉम ऑप्शन टू ऑप्शन. द फर्स्ट वन इज cells of all living organism have a nucleus. Is it true or false? It is false, ठीक है. false कैसे हुआ? क्योंकि अभी जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था हमने डिस्कस किया था कुछ दो एग्जाम्पल्स को जिसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियस होती है और किसी में न्यूक्लियस ज़्यादा भी होती है एक से, ठीक है. अभी तो चलो यही पूछ रहा है कि सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ न्यूक्लियस. नो. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आरबीसीज, ठीक है. हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, वो मैच्योर जब हो जाते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है. सो ये तो क्या हो गया? सेंटेंस गलत हो गया. इसका एग्जाम्पल एक्सेप्शन का क्या हो जाएगा? आरबीसीज, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स. नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल. नो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि प्लांट सेल में इट इज प्रेजेंट बट एनिमल सेल डज नॉट कंटेन अ सेल वॉल. ओके,
इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? इफ यू गाइज रिमेंबर, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. द थर्ड वन इज इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू. प्रोकैरियोटिक सेल होते ही क्या है कि भाई छोटे से सेल्स हैं, ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं कि बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सेल्स होते हैं. दे डू नॉट हैव कंपार्टमेंटलाइजेशन, या क्या होती है उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती उसमें प्रेजेंट, ठीक है. तो दिस इज द राइट सेंटेंस कि इसमें क्या होती है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है. The last one is cells are formed de novo from abiotic materials. No, ये नए सेल्स जो होते हैं वो abiotic materials से फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है. We all know that the cells are formed from the pre-existing cells. Okay. These are not formed by the abiotic materials. Okay. Now the fifth one is, what is the mesosome in a prokaryotic cell? ठीक है. तो mesosome क्या होता है? जब हमने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो हमने क्या बनाया था? एक स्ट्रक्चर बनाया था एक बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल का. मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है. तो उसमें क्या था? हमने समथिंग समथिंग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है. तो इसको हमने क्या कहा था? मीजोजोम. अब मीजोजोम क्या होता है? मीजोजोम आर दी special membranous structures. Okay, mesosomes are what? Mesosomes are the special membranous structure, ठीक है, that are formed by the extension of the plasma membrane into the cell. ठीक है. ये क्या होते हैं कि स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है. मेम्ब्रेन से बने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने तो क्या हो जाएंगे? ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है. तो ये क्या है? स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दैट आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका एक्सटेंशन इनटू द सेल, ठीक है. तो ये तो हो गई मीजोजोम की डेफिनेशन. ये खत्म हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि मेंशन द फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स. ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. तो जो मीजोजोम है वो अराउंड 6 से 7 फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है. ये क्या करता है? 6 से 7 फंक्शंस परफॉर्म करता है. फर्स्ट फंक्शन इज द cell wall formation. Okay. Second function is the DNA replication. Third function is transferring of this DNA to the daughter cells. ठीक है. Fourth, it helps in some respiratory processes. It also helps in secretion of substances. It increases the surface area. ठीक है. It increases the surface area and
and it increases the enzymatic content. These are the function of a mesosome. It helps in cell wall formation, ठीक है. It also helps in DNA replication and distribution to the daughter cells. It helps in respiration process. It helps in secretion. It increases the surface area, ठीक है. ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन होता है ना ऐसे, तो क्या होगा कि अपन मान के चले कि कोई चीज़ इतनी सी है और एक ऐसे एक्सटेंड हुई है, तो उससे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फॉर दी एक्टिविटीज़, ठीक है. तो ये क्या करता है, दिस सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. पार्ट बाय पार्ट चलेंगे, ठीक है. हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, ठीक है, कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं वो तो क्या करते हैं कि नॉर्मल पैसिव डिफ्यूजन से क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं, ठीक है. आई विल रब दिस. तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, वो तो क्या करेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूट्स, ठीक है, एक स्टार बना के यहाँ लिख रही हूँ. न्यूट्रल सॉल्यूट्स क्या करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर लेंगे, उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर लेंगे. अगर कोई जो भी सॉल्यूट्स है उनमें अगर चार्ज नहीं है, ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि पोलैरिटी के बेसिस पे चल रही है, लिपिड पोलैरिटी, इफ यू गाइस रिमेंबर, ओके, पोलर एंड नॉन पोलर हेड, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है. तो उनके बेसिस पे क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से तो चाहे अंदर घुस जाएगा मॉलिक्यूल, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक वाला है ना, उनकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है फिर, तो वो क्या करेगा कि उधर हिंड्रेंस आएगा उनको पास ऑन होने में. तो इसलिए क्या होता है कि वो वालों को तो क्या करने पड़ता है, जो पोलैरिटी या जिसमें चार्जेस हैं उनको तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. लेकिन जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है या वाटर है, उनको क्या करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है. तो जो ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है. तो जो भी न्यूट्रल सॉल्यूट्स है वो किसके थ्रू अंदर चले जाएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जिनके ट्रांसपोर्ट में क्या कर रहा है, कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, ठीक है. द सेकेंड वन इज या डिफ्यूजन, ठीक है. डिफ्यूजन में भी क्या होता है कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ से क्या करेगा कि कम वाली जगह पे जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वहाँ से क्या करेगा, कम वाली जगह पे ये जाएगा. तो जो भी सब्सटेंसेस या जो भी मूवमेंट ज़्यादा से कम होता है, ठीक है, ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट से कम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट का जो मूवमेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूजन, ओके. एंड व्हेन द वाटर परफॉर्म्स द डिफ्यूजन, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, ओके. तो ये जो है, जो भी न्यूट्रल सॉल्यूट्स है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट या क्या करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजीली घुस जाएंगे, ठीक है. अब ये तो हुआ फर्स्ट का आंसर, ठीक है.
नाउ कैन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो मूव अक्रॉस इट इन द सेम वे. ये पूछ रहा है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या सेम तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? नहीं. ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो. ये न्यूट्रल सॉल्यूट की तरह इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि पोलैरिटी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना इनको. लिपिड का पोलर और नॉन पोलर हेड जो होता है तो उसके बीच में क्या हो जाता है? चार्जेस की प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, तो इफ नॉट, हमारा इसका आंसर तो हो गया नो, कैसा नहीं होता. अब ये पूछ रहा है इफ नॉट देन हाउ आर दीज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अगर नहीं होते, अगर ऐसे पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के थ्रू इजीली पास ऑन नहीं कर सकते, तो ये पास ऑन करते कैसे हैं? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दिस आई एम राइटिंग 2 हियर. ठीक है, तो मतलब ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, या कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू. ठीक है, अब जो नॉर्मली नहीं जा सकते उनको क्या जरूरत पड़ती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की या तो कैरियर प्रोटीन्स की. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वी नो कि जिस ट्रांसपोर्ट में एटीपी एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कह देंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनको एक जगह से दूसरे जगह, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एटीपी को कंज्यूम करना पड़ता है. ठीक है, और उस टाइप के ट्रांसफ़र को, उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, या दूसरा ऑप्शन क्या है? कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू. कैरियर प्रोटीन्स क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वो मेम्ब्रेन के अंदर ही जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन जो सब्सटेंस है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इनके ऊपर क्या होती है? कैरियर प्रोटीन्स के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है, एक जगह होती है. वहाँ पे क्या करता है? ये इन पोलर मॉलिक्यूल्स को अटैच करता है. ठीक है, और अपने साथ क्या करता है? उनको मेम्ब्रेन के बाहर से मेम्ब्रेन के अंदर लेके चला जाता है, या वाइस वर्सा, मतलब अंदर से बाहर भी ला सकता है और बाहर से अंदर भी ला सकता है. ठीक है, और एक और चीज़ है, ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज की बात है कि कैरियर प्रोटीन्स और चैनल्स, दो चीज़ें होती है जो कि इन ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करती है. ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स तो क्या होता है कि भाई इनके ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है. ठीक है, और एक टाइम पे क्या होता है? ये 100 से 1000 मॉलिक्यूल ही क्या कर सकते हैं? लेके जा सकते हैं. ठीक है, चैनल्स, मेम्ब्रेन चैनल्स नाम की भी एक चीज़ होती है. ये क्या होता है? अपन मान सकते हैं कि एक टाइप ऑफ वन वे ट्रांसपोर्ट है कि भाई ये बाहर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? अंदर ही लेके जा रहा है. एक टाइम पे एक ही काम हो रहा है. ठीक है, या अंदर के मॉलिक्यूल्स को बाहर ही लेके आ पा रहा है. लेकिन जो चैनल्स होते हैं ना, वो दोनों तरह से खुलते हैं, मतलब बाहर का भी अंदर और अंदर का भी बाहर. ठीक है, दोनों प्रोसेसेस होते जाते हैं इसमें. ओके, और चैनल, जो मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि बल्क में फ्लो होता है मॉलिक्यूल्स का. ठीक है, जहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स कुछ मॉलिक्यूल्स को लेके चले जाते हैं. ठीक है, वहाँ पे चैनल्स क्या होते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लेके जाते हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था कि हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो उसका आंसर तो क्या हो गया भाई कि पैसिव ट्रांसपोर्ट से या डिफ्यूजन से. कैन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो मूव अक्रॉस इट इन द सेम वे? नो, इट कैन नॉट. ठीक है, इफ नॉट देन हाउ आर दीज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन? तो दीज आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और द कैरियर प्रोटीन्स. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ या कैरियर प्रोटीन्स के साथ ये क्या करता है? मूव करता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 cell organelles that are double membrane bound. What are the characteristic of these two? Okay, पहले
पार्ट टू पार्ट चलते हैं, ठीक है. 2 सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड. तो इसमें जितने भी याद आ रही है एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आपकी चॉइस है आप कौन सा लिखना चाहते हैं, ठीक है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में क्या हो जाएगा, एक तो क्लोरोप्लास्ट, एक हम लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. और न्यूक्लियस को भी लिख सकते हैं. अपन क्या करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज 2 ऑर्गेनल्स. तो अगर अपन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो भाई क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले खुद के डीएनएज होते हैं, ठीक है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है कि इनके पास क्या है, खुद का डीएनए है, प्लस जो माइटोकॉन्ड्रिया में हम ये भी लिख सकते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक के दीज इट हैज़ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन इट, ठीक है. जो क्रिस्टे होते हैं, ठीक है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसमें होता है ना क्रिस्टे, तो ठीक है. तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है. इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक और हो सकता है कि इट प्रोड्यूसेस द एटीपी, दैट इज द सेल्यूलर एनर्जी, ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपन ये 2-3 चीज़ें लिख सकते हैं. इट हैज़ इट्स ओन डीएनए. Second thing is it has membranous extensions of the inner membrane, that is the cristae. Okay. The third part is that it produces the cellular currency or the ATP that is necessary for the energy driven processes in the cell. Okay. When it comes to the chloroplast, we can write about के क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या हो जाएगा कि इट हैज़ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है. तो सबसे पहले तो इसमें भी खुद का डीएनए होता है. ओके. दीज हैव थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट इन इट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. और किसी में तो थाइलाकॉइड्स नहीं होते ना, तो ये चीज़ें हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इंक्लूड कर सकते हैं. ओके. इट हैज़ थाइलाकॉइड्स इन इट. Okay, these have pigments present in it which imparts a specific color to the plant, ठीक है. तो ये क्या हो जाते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इट स्टेट देयर फंक्शंस एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम्स ऑफ बोथ. डायग्राम्स वी ऑलरेडी डिस्कस पहले, ठीक है, तो वी वोंट ड्रॉ इट अगेन. ओके. इसके फंक्शंस में क्या हो जाएगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट परफॉर्म्स द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ओके. एंड क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि इट ट्रैप्स द लाइट एनर्जी एंड हेल्प्स टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, ठीक है. तो ये दोनों जो प्रोसेसेस है इनके मेन काम क्या हो जाएंगे कि ये जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करवाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, और उसके बाद क्या बनाता है, एटीपी को बनाता है. ओके. द 8th क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे. फर्स्ट अपन लिख सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल है, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं कह सकते बट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल तो है ये. सेकेंड इज इट डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है. कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होती है इसमें प्रेजेंट नहीं होती, ऑर्गेनल एब्सेंट, ठीक है. थर्ड ये लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है या जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ओके, दीज लाई इन कंटिन्यूएशन विद द साइटोप्लाज्म, ठीक है. जो इसका जेनेटिक, आई एम नॉट राइटिंग द होल थिंग, बट जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, ओके, वो क्या है कि किसी मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता. इट लाइज इन कंटिन्यूएशन विद द साइटोप्लाज्म, जिसको अपन उस पोर्शन को क्या कहते हैं जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल खुले में पड़ा है प्रोकैरियोटिक सेल के, न्यूक्लियोइड, ठीक है. तो दैट इज जस्ट प्रेजेंट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके. एंड आई गेस इतना सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फाइन, राइट.
बाकी तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक फीचर नहीं है जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही होता है, ठीक है. कंपार्टमेंटलाइजेशन इज एब्सेंट, दैट इज इंक्लूडेड इन द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, है ना. तो दिस मच वुड बी फाइन फॉर दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज okay, ninth question, multicellular organisms have division of labor, explain. ये क्या कह रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे हम, उनमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है. तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे, अब हम अगर इस चीज़ को समझने चलें तो हमने जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था, ये इनफैक्ट जब मैंने आप लोगों को सेल चैप्टर का जो कहता है ना इंट्रोडक्शन दिया था, उसी ड्यूरेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक को मैंने डिफरेंशिएट ही ऐसे किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि सब काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ही नहीं, सबके पास अपने अपने कमरे नहीं हैं, सब एक ही उस लॉबी एरिया में, आई वुड से कि सब एक वहीं पे बैठ के सारे काम कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन वेयर एज जो यूकैरियोटिक सेल है उन सबको क्या है कि अलग अलग ऑर्गेनल्स को अलग अलग काम पकड़ा रखे हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है तो क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है कि जो प्लांट है उसको कलर दे रहा है, ठीक है. राइबोसोम्स हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं. तो सब ऑर्गेनल्स के पास क्या है, अपने अपने काम पड़े हैं, सबको काम बांट दिया गया है, सबको लेबर बांट दिया गया है कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, ठीक है. इस वजह से क्या होती है कि थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ती है. ओके, तो वैसे ही क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, सबसे पहले छोटा सेल्स होता है, ठीक है. सेल्स जब क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उनको हम टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है. ये फ्लो चार्ट हमने पहले भी बनाया था. क्या है, सेल्स है, सेल्स से टिश्यू बने, वो सेल्स, वो क्लस्टर ऑफ सेल्स जो कि क्या करता है, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, टिश्यूज, ठीक है. टिश्यूज से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, ठीक है. वो टिश्यूज जो कि सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑर्गन्स बोल देते हैं, और वो ऑर्गन्स जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है. तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है कि ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है. उनमें क्या होता है, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है. तो हमारे पास क्या है कि हर काम को करने के लिए एक अलग अलग ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. जैसे यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सब फंक्शंस को करने के लिए, सिमिलरली क्या है कि हमारे पास भी अलग अलग फंक्शंस करने के लिए क्या अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है. रेस्पिरेशन का काम है तो मेरी नाक से लेकर लंग्स तक का जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है. इनके पास काम दिया हुआ है कि भाई तुम सांस लो, ओके. किडनीज हैं, ठीक है, तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में है कि उनको काम दे रखा है कि भाई तुम बॉडी की गंदगी को हटाओ, ओके. हैंड्स हैं, लेग्स हैं, उनको काम दे रखा है कि तुम चलने फिरने में हेल्प करो. तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के पास क्या है, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, मतलब दे हैव द डिवीजन ऑफ लेबर. सब कामों को क्या है कि बांटा हुआ है अलग अलग सिस्टम्स में, अलग अलग ऑर्गन्स पे, ओके. सो लाइक दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव व्हाट, डिवीजन ऑफ labor, okay. The 10th question is cell is the basic unit of life, discuss in brief, okay. अब जब हमने पढ़ना चालू किया था वही चीज़ है कि जब डेफिनेशंस वगैरह चालू की थी तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो सेल होता है, ठीक है, इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब अपन ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी सेल की तो हमने क्या लिखा था, फंडामेंटल, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. तो हम वापस से उसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि बेसिक मतलब सिंपलेस्ट, ठीक है.
बेसिक का मतलब क्या होता है कि बहुत सिंपल चीज। तो सेल के स्ट्रक्चर के नीचे मतलब लेस देन अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल नथिंग कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एक सेल के स्ट्रक्चर के नीचे कोई भी छोटी चीज क्या करती है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, एक तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कह देते हैं बेसिक, ठीक है। फंक्शनल इसलिए कहते हैं कि जो एक मतलब सेल जो होता है, जो एक सिंगल सेल होता है दैट इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द फंक्शन, ठीक है। वो क्या होता है कि सारे के सारे फंक्शन क्या होता है कि खुद कर सकता है, जो कि एक लिविंग के लिए एसेंशियल है। ओके, दैट्स वाई अपन इसको क्या बोलते हैं कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सेल से ही तो बनी है। जैसे अभी मैंने ये आपको फ्लो चार्ट बताया कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। आज हम जो भी हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स, जो बेसिक यूनिट थी वो तो क्या थी, सेल ही थी। सेल से छोटा कुछ नहीं था, सेल ही सबसे छोटा था, और जिससे मिलके क्या हुआ, सारी चीज़ें बनी, ठीक है। तो लेस देन अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल नथिंग कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एंड लेस देन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल no structure can perform all the essential functions that are essential for the living, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, सेल को हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ही कहते हैं, स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली, क्योंकि इससे छोटा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिपेंडेंटली। ओके, 11th इज व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स एंड स्टेट देयर फंक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इट हैज एन आउटर मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन। ओके, नाउ these are interrupted, the nuclear envelope are interrupted by some pores known as the nuclear pores. Okay, these are formed by the fusion or these are formed at the sides of the fusion of the two membranes, ठीक है। ये क्या होते हैं कि पोर्स होते हैं जो कि कैसे फॉर्म होते हैं, बाय द फ्यूजन ऑफ द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। जिस जगह पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज कर रही है वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, वो सेल के अंदर या बाहर आ जा सकें, ठीक है। इनका क्या होता है कि इसमें कुछ चैनल्स, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स में क्या होता है कि वो एक रास्ता देता है ताकि आरएनए, प्रोटीन जैसे जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो क्या कर सके, सेल के बाहर अंदर जा सके। क्योंकि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो तो क्या करता है, एक बाउंड्री फॉर्म करके रखता है, ठीक है, वो तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को आने जाने देता नहीं। ओके, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि इट परमिट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल सच एज आरएनए एंड द प्रोटीन। This next question is, both lysosomes and vacuoles are endomembrane structures, yet they differ in terms of their functions. Comment, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स है वो क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। उसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में और कौन से इंक्लूड होता है, गोल्जी एपरेटस एंड दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं, फिर भी अपने फंक्शन में डिफर करते हैं। तो यस, ये दोनों अपने फंक्शन में डिफर करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं डिफर, तो कि भाई जो लाइजोसोम्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। लाइजोसोम्स को हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जब वो जो वॉर्न आउट सेल है, जो बूढ़ा हो गया, जो अब काम का नहीं है, उसको क्या करता है, जब बॉडी को उसको ख़त्म करना होता है, क्योंकि वो किसी यूज़ का नहीं है, तो लाइजोसोम को क्या करता है, एक सिग्नल मिलता है और वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाते हैं। जैसे ही लाइजोसोम की मेम्ब्रेन हटती है, जो एंजाइम्स है वो बाहर निकल जाते हैं और सेल भी क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जबकि ये तो हुआ लाइजोसोम का फंक्शन। जो वैक्यूल का फंक्शन है वो क्या है कि सेल को एक प्रॉपर शेप में रखने का है, ठीक है। क्योंकि जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, दैट इज द टोनोप्लास्ट, वो क्या करती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस को अपने अंदर लेती रहती है सेल से, ठीक है। तो वैक्यूल क्या करता है, अच्छा खासा भर जाता है,
वैक्यूल सेल जो मेम्ब्रेन है उसको सेल वॉल के अगेंस्ट पुश करता है, और सेल वॉल इस वजह से क्या होती है, एक प्रॉपर शेप में रहती है, ठीक है। और वैक्यूल क्या करती है कि जो भी सेल के लिए एसेंशियल आइटम्स नहीं है उसको अंदर अपने स्टोर करके भी रखती है, ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग उनके फंक्शंस। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम्स। यू कैन ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। वही डबल मेम्ब्रेन बना के, आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स, ठीक है, बीच में न्यूक्लियर पोर्स बनेंगे, अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा जो कि न्यूक्लियोलस है, स्ट्रिंग्स या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द क्रोमेटिन प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बेसिक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन पे थोड़े राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, ये क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटिन्यूएशन में भी होगी। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस ऑलरेडी, ओके। सेंट्रोसोम क्या होता है कि भाई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है जिसके अंदर क्या होता है, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है विच आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू दी each other, ठीक है। these are the centrioles and something like that would look like a centrosome. The last question is what is a centromere, ठीक है। तो centromere क्या होता है, primary constrictions present on the structure of the chromosome is known as a centromere, ठीक है। a primary constriction that is present on the chromosome is known as the centromere. How does the position of centromere form the basis of the classification of the chromosome? अब ये क्या बोल रहा है कि भाई आप क्लासिफिकेशन लिखो सेंट्रोमेयर के बेसिस पे। तो अपन ने देख लिया था, लास्ट क्लास में ही देखा था, मेटासेंट्रिक, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बीचों बीच प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर, ओके। सेकंड होता है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें क्या होता है कि सेंट्रोमेयर थोड़ा सा एक एंड की तरफ ज़्यादा लोकेटेड होता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि एक शॉर्ट आर्म होता है और एक लॉन्ग आर्म होता है। थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो है वो और एंड के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक आर्म की एंड के काफ़ी ज़्यादा करीब प्रेजेंट होता है। और जो फोर्थ वन होता है उसमें क्या होता है, टीलोसेंट्रिक, जिसमें क्या होता है कि टर्मिनल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, बिल्कुल एंड पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेयर, ओके। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 8 दैट इज द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आंसर्स भी वी कंप्लीटेड, कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे विद डायग्राम्स, तो आई डिड नॉट टेक मोर टाइम to discuss all those things over here, okay, and this finally completes this chapter.